आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास ने बयान जारी कर इजराइल अमेरिका को चेताया, गजा में परमानेंट सीज फायर के बगैर किसी भी डील पर नहीं होगा राजी। जेपीसी की बैठक में अपोजिशन ने उठाए कई सवाल। 30 अगस्त को होगी जेपीसी की अगली बैठक। वक्फ बिल पर मौलाना मदनी का बड़ा बयान, कहा वक्फ बिल हमारे मजहबी मामलों के खिलाफ। छतरपुर मामले में साबिक सदर के बंगले पर चला बुलडोजर, 150 के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस ने मुलजिमों की निकाली परेड। बरेली के मौलाना ने असम के सीएम को दी वार्निंग, कहा काजी का निकाह पढ़ाना शरीयत का मामला। इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज के तलबा ने निकाली रैली, रेपिस्ट को फांसी की सजा देने की उठाई मांग। साइंसदान वजी नकवी को मिला साइंस अवार्ड, सदर हिंद ने सैयद वजी को दिया अवार्ड। नेपाल के तनाहु जिले में बड़ा हादसा, मुसाफिरों से भरी बस नदी में गिरी, 14 हलाक। हमास ने यह अज़्म किया है कि वो इजराइल के आगे किसी भी हाल में नहीं झुकेगा। हमास ने ताज़ा बयान जारी कर ये वाज़ेह कर दिया है कि फिलिस्तीनी ग्रुप ऐसी किसी भी डील को कबूल नहीं करेगा जिसमें इजरायली फौज की गजा से मुकम्मल वापसी शामिल ना हो। होस्टेज डील फाइनल करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे अमेरिका इजराइल हमास के इस फैसले से टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि हमास फिलिस्तीन से इजराइल का पूरी तरह सफाया करना चाहता है। यही वजह है कि वो किसी भी बहकावे वाली डील को कबूल नहीं करना चाहता। इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग को रुकवाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। दोहा में नए दौर की बातचीत शुरू होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि एक मुस्बत नतीजा निकलकर सामने आएगा, लेकिन अपनी आदत से मजबूर अमेरिका और इजराइल ने फिर एक ऐसी डील टेबल पर रख दी जो कि हमास के लिए नाकाबिल कबूल थी। हमास ने दोहा सीज फायर टॉक्स में शामिल न होने का फैसला करते हुए यूएस के नए प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया। दोहा में सीज फायर बातचीत के ठंडे बस्ते में जाने के बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे हैं कि सीज फायर डील एक बार फिर हवा में लटक गई है। इसी को लेकर फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने एक बड़ा बयान जारी किया है। द क्रेडल न्यूज वेबसाइट के मुताबिक हमास और उसके इत्तेहादी ग्रुप पीआईजे ने मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी किया, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि रेसिस्टेंस किसी भी ऐसे मुआहदे को खारिज कर देगा जिसमें गजा में मुकम्मल जंगबंदी और इजरायली फौजियों की वापसी का वादा मौजूद नहीं होगा। इस मुश्तरका बयान में फिलिस्तीनी लोगों पर होने वाले इजरायली जुल्म और जंग को रोकने और इजरायली लीडरों को इंसानियत के खिलाफ किए जा रहे जुल्मों के लिए सजा देने की जरूरत पर जोर दिया गया। हमास ने इजरायली लीडरों के जरिए पिछली तजवीज़ों को नकारने और गजा में जुल्म जारी रखने को लेकर भी इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा हमास और पीआईजे ने फिलिस्तीनियों के लिए जरूरी मकदार में इंसानी मदद की फौरी डिलीवरी के लिए भी अपनी अपील को दोहराया। हमास का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब आने वाले दिनों में सीज फायर टॉक्स एक बार फिर से शुरू होने जा रही हैं और हमास का टॉक्स में जरा भी हिस्सा लेने की उम्मीद नहीं है। हमास ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक ग्रुप की बुनियादी शर्तें पूरी नहीं होंगी वो किसी हाल में इजराइल के आगे नहीं झुकेगा। वक्त तरमीमी बिल पर जुमेरात के दिन जेपीसी की पहली बैठक काफी हंगामेदार रही। अपोजिशन मेंबरान ने बिल के कई प्रावधानों पर सख्त एतराज जताते हुए अक़लियाती वजारत के अफसरान से जवाब तलब किए। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि कई घंटे तक जारी रहने वाली जेपीसी की मीटिंग में अराकीन ने न सिर्फ बिल की दफात पर अपनी राय दर्ज की बल्कि कई तजावीज़ भी पेश की, लेकिन इजलास के दौरान कई अरकान के दरमियान बहस भी हुई, जिसके बाद ऐलान किया गया कि जेपीसी की अगली मीटिंग 30 अगस्त को मुनक़िद होगी। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, AIM के असदुद्दीन ओवैसी और DMK के A राजा समेत कई अपोजिशन अरकान ने मजीद इजलास तलब किया। कलेक्टर के इख्तियारात पर सवाल भी उठाए गए। अपोजिशन अरकान ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबरान को शामिल करने के इकदाम समेत मुतादिद शिक़ों की ज़रूरत पर सवालात उठाए। कुछ अरकान ने इस पर नाराज़गी का भी इजहार किया। जेपीसी की अगली मीटिंग 30 अगस्त को मुनक़िद होगी। जेपीसी की चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल ने मीटिंग में मौजूद तमाम मेंबरान को यकीन दिलाया कि कमेटी तमाम स्टेक होल्डर से बात करेगी, बिशमूल मुख्तलिफ मुस्लिम बॉडीज से भी। जेपीसी तमाम 44 तरामीम पर बहस करेगी और एक अच्छा और जामे बिल लाएगी। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है। दोनों लीडरों ने यकीन दिलाया है कि वो वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत करेंगे। संजय सिंह ने पीएम मोदी पर कई संगीन इल्जामात भी लगाए। संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने फौज की 13,000 एकड़ अराजी अडानी को दे दी थी। जमीयत उलेमा हिंद कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मरकजी हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मौलाना मदनी ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल हमारे मजहबी मामलों में मदाखलत और वक्फ की जायदाद के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। अब जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने बिल के हवाले से बड़ा बयान दिया है।
مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اگر آج بل میں تبدیلی نہ کی گئی تو انڈیا اتحاد اس میں تبدیلی لائے گی۔ حکومت ہزاروں مساجد اور 50,000 ایکڑ سے زیادہ اراضی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے حوالے سے ملک بھر میں سیاست گرم ہے۔ اس بل کے لیے بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی یعنی کہ JPC کی میٹنگ 22 اگست کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہماری لڑائی حکومت سے ہے، حکومت مختلف ریاستوں کے اندر سیاست کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور کیا کچھ کہا، یہ سنتے ہیں۔ نہیں ابھی تک تو کسی نتیجے کے اوپر گورنمنٹ آئی ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی جن باتوں کو رکھا ہے یہ بات آپ تک بھی پہنچ رہی ہے اور آپ کے واسطے سے گورنمنٹ تک بھی پہنچے گی۔ ہمارا نتیجہ یہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں جب یہ بات کھل کر سامنے آئے گی تو اس وقت یہ بات پتہ چلے گا کہ ہم اپنی تحریک کے اندر ہم کامیاب ہوئے یا کامیاب نہیں ہوئے۔ احتجاج کا مسئلہ اس کے بعد ہے۔ نہیں یہ غلط ہے۔ اس وقت تک جو اس کی دفعات ہیں جن کے وہ دیکھا گیا ہے، توجہ کی گئی ہے اس کے اوپر، وہ سب اس بل کو ختم کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے ہیں۔ وقف کی ہزاروں کروڑ کی جو ملکیت ہے، جو زمین ہے، اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، مسلمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ مذہبی گرو رام گری مہاراج نے مہاراشٹر میں پیغمبر محمد کے خلاف قابل اعتراض بیان دیا تھا، جس کے بعد ملک بھر میں مسلم کمیونٹی کے لوگوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اسی کڑی میں چھترپور میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے، جس میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ ضلع انتظامیہ نے 22 اگست کو کارروائی کرتے ہوئے تشدد کے ملزم سابق صدر شہزاد حاجی کے پرتعیش بنگلے پر بلڈوزر چلا دیا تھا۔ الزام تھا کہ سابق صدر ہجوم کی قیادت کر رہے تھے، جس کے بعد پورے ملک میں سیاسی ہلچل مچ گئی۔ اب پولیس نے اس معاملے میں 20 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ساتھ ہی پولیس نے تمام ملزمان کی پریڈ بھی کرائی، جس میں پولیس نے ان سے نعرے لگوائے کہ پتھر بازی پاپ ہے، پولیس ہماری باپ ہے۔ چھترپور کے SP نے بتایا کہ 100 سے زیادہ جگہوں پر چھاپے ماری کی گئی ہے، جس میں 50 سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور 20 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس مسلم کے گھر کو بلڈوزر سے گرایا گیا ہے، اس کی پہچان مقامی پولیس لیڈر حاجی شہزاد علی کے طور پر ہوئی ہے، جس نے احتجاج کی قیادت کی اور ہجوم کو اکسایا تھا۔ کارروائی کرتے ہوئے حاجی علی کے بنگلے کے علاوہ ان کے بھائی اور مقامی کونسلر آزاد علی کے علاوہ کچھ دیگر ملزمان کی جائیدادیں بھی مسمار کر دی گئی ہیں، یعنی کہ ان کو گرا دیا گیا ہے۔ حاجی علی ضلع کانگریس کے سابق نائب صدر ہیں۔ فی الحال وہ مفرور ہیں اور پولیس کو ان کی تلاش ہے۔ بریلی میں آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا مفتی شہاب الدین نے کہا ہے کہ اسم کے CM ہمنتا بسوا سرما روزانہ ایسے بیان اور ایسے قانون لانے کی بات کرتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا نے کہا تھا کہ قاضی کا نکاح پڑھانا شریعت کا معاملہ ہے، اس میں سیاست نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہندوستان اور ریاست کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں، جس میں پارلیمنٹ کے پاس کردہ قوانین بھی شامل ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتیں مسلمانوں کی مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں، کیونکہ وہ ایسی مداخلتیں کرتے آ رہی ہیں یا تو ایسے قوانین بنانے کی بات کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو پریشانی ہو۔ اب وہ قاضی کے نکاح پڑھانے کے بجائے رجسٹریشن کے لیے بل پیش کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ ان کے بیانات سے تناؤ کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، نہ صرف آسام میں بلکہ پورے ملک کے مسلمانوں میں تناؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ موڈیول کے خلاف جھارکھنڈ ATS اور دلی پولیس نے رانچی، ہزاری باغ اور لوہر دگا میں 16 جگہوں پر چھاپے ماری کر 4 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ معلومات کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ موڈیول لیڈر ڈاکٹر اشتیاق احمد کو رانچی کے باریاتوں سے، فیضان عرف منا کو ہزاری باغ سے، رضوان اور مفتی رحمت اللہ کو رانچی کے چنہوں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ لوہردگا کے کڈو اور رانچی کے چنہوں تھانہ علاقے سے 3 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ گرفتار لوگوں کو جج کے رہائشی دفتر میں پیش کیا گیا، سب کو رانچی سے دلی لے جایا گیا۔ بتا دیں کہ ڈاکٹر اشتیاق میڈیکا ہاسپٹل رانچی میں بطور ریڈیولوجسٹ کام کر رہے تھے۔ جب میڈیکا ڈاکٹر کی گرفتاری کے بارے میں پوچھا گیا تو ہسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر وجے مشرا نے کہا کہ اسپتال انتظامیہ کو اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ دوسری جانب اس موڈیول سے وابستہ الطاف کو راجستھان کے بھیواڑی سے ہتھیاروں کی تربیت لیتے ہوئے حراست میں لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دلی پولیس نے الطاف کے علاوہ راجستھان اور UP سے کل 6 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا ہے۔ دلی پولیس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ القاعدہ کے موڈیول کی سربراہی رانچی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اشتیاق نامی شخص نے کی تھی۔ ان کا مقصد ملک کے اندر خلافت کا اعلان کرنا اور سنگین دہشت گردانہ کارروائیاں کرنا تھا۔ حراست میں لینے کے بعد ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اب تک سرچ آپریشن میں کچھ غیر قانونی اسلحہ، لیپ ٹاپ، موبائل فون اور کچھ مشکوک دستاویزات بھی برآمد ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی جھارکھنڈ کے ایک مدرسے پر بھی چھاپہ ماری کی گئی اور وہاں کے مولانا کو بھی اسی سلسلے میں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تو وہیں کولکتہ کے میڈیکل کالج میں ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ ہوئے ریپ اور قتل کے معاملے کی مخالفت ملک بھر میں جاری ہے۔ وہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی لگاتار کینڈل مارچ ریلی نکال رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے جلگاؤں کے اقرا یونانی میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس بھی
इसकी लगातार मुखालिफत कर रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ महाराष्ट्र में रैली निकाली गई है, जिसमें उन्होंने रेप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रैली डीएसपी चौक से आकाशवाणी तक निकाली गई। आपको बता दें कि मुजाहिरीन हाथों में कार्ड लिए हुए थे। मुजाहिरीन ने खवातीन को सिक्योरिटी देने का मुतालबा किया। इस दौरान वहां मौजूद मुजाहिरीन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसको बहुत ज्यादा आज़ादी मिल चुकी है, इन्हें जल्द अज जल्द और बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए ताकि इससे ये इनके लिए इबरत का बाइस हो और आगे से ऐसा कुछ करने से पहले ये लोग 1000 मर्तबा सोचे, क्योंकि एथिक्स के मुताबिक हर 14 मिनट में 16 मिनट में एक बेटी, एक बहन, एक माँ, किसी न किसी औरत का इस देश में रेप होता है। हमें इस बात के लिए जागरूकता लाना है ताकि आरोपी इस तरह खुलेआम इस दुनिया में ना घूम सके। हमारी बच्चियों को, हमारी माँ बहनों को, हमारे लेडीज डॉक्टर को पूरी सुरक्षा दी जाए। जब हम समझेंगे कि कानून जो है वो अपना काम कर रहा है। झारखंड स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान ने कहा है कि बोकारो स्टील मैनेजमेंट सेक्टर 12 में मस्जिद की तामीर के लिए जल्द ही दूसरी जमीन मिलेगी। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि हिदायतुल्लाह खान ने मजीद कहा है कि मोमिन कॉलेज की तामीर के लिए जल्द ही अराजी दी जाएगी। बीएसएल ने दोनों कामों की तरजीह को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। आपको बताते चलें कि झारखंड रियासत अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अक़लियतों को उनकी आबादी के मुताबिक मरकजी और रियासती हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली फलाही स्कीमों का फायदा मिले। बता दें कि उन्होंने रियासत की एक मीटिंग की और अक़लियतों को फराहम की जा रही स्कीमों के फवाइद के बारे में भी मालूमात हासिल की। मुतल्लिक़ा अफसर को जरूरी हिदायत भी दी। सिविल सर्जन डॉक्टर AB प्रसाद को सरकारी मदद फराहम करने के लिए जरूरी हिदायत भी दी गई। साइंटिस्ट सैयद वजी अहमद नकवी को जुमेरात के दिन नेशनल साइंस अवार्ड 2024 से नवाजा गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए प्रोग्राम में साइंसी दुनिया में उनकी खिदमात को सराहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें एजाज से नवाजा। शहर के मोहल्ला मंडी चौक के रहने वाले सैयद वजी अहमद नकवी ने IM इंटर कॉलेज से तालीम हासिल की है। उनका काम समुद्री पानी की केमिस्ट्री है। हयाताती कीमिया और जानदारों के साथ कीमियाई ताअम्लात पर तवज्जो मरकूज करता है। उन्होंने मीठे पानी के माहौलियाती निज़ाम पर भी तहकीक की है। फिलहाल वजी नकवी IM इंटर कॉलेज के मुताबिक लखनऊ NBRI में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी अमरोहा की तरफ से गुज़िश्ता साल शाया होने वाली किताब में शहर के 10 नामूर लोगों को शामिल किया गया था, जिन्होंने इस शहर की शान में इजाफा किया। IM इंटर कॉलेज ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने वजी नकवी को दिए गए एजाज को शहर और कॉलेज के लिए एजाज करार दिया था। वहीं साइंस अवार्ड मिलने पर महबूब हुसैन जैदी, सदर सकाफती तंजीम कारवां खुलूस, प्रोफेसर नासिर नकवी, नवाब मुराद अली खान और इस्लाम आलमी एडवोकेट ने उन्हें मुबारकबाद दी है। नेपाल के तनहू जिले के अबू खैरनी इलाके में एक हिंदुस्तानी मुसाफिरों से भरी बस नदी में गिरकर हादसे का शिकार हो गई। जिला पुलिस दफ्तर तनहू के DSP दीप कुमार राय ने मालूमात दी कि UP नंबर प्लेट वाली बस नदी में गिर गई और अब नदी के किनारे पर पड़ी है। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्रवाइयों में 14 लाशें निकाल ली गई हैं और 16 जख्मी मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। बता दें कि ये बस पोखरा के माझीरी रिजॉर्ट में मुकीम भारतीय मुसाफिरों को लेकर काठमांडू के लिए रवाना हुई थी। हादसे के वक्त बस में भारतीय मुसाफिर सवार थे। मकामी पुलिस और रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी काम शुरू कर दिया है और जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बस के दरिया में गिरने की वजूहात की तहकीकात की जा रही हैं। वाक़े की संगीनी को देखते हुए इंतजामिया ने तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए हैं और इमदादी कामों को तरजीह दी है। इस अफसोसनाक वाक़े से मकामी कम्युनिटी और मुसाफिरों में तशवीश और गम की लहर दौड़ गई है। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें इस हादसे के तमाम हालात की गहराई से तहकीकात कर रही हैं और साथ ही मुतासरा खानदानों को भी हर मुमकिन मदद फराहम की गई है। दिल्ली समेत कई शहरों और रियासतों में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला। जगह जगह पानी भरने से कई जगहों पर रूट डाइवर्जन हुआ, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में रात तकरीबन 1:20 पर मिट्टी के तौदे गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। बचाव में लगी NDRF की टीम ने सुबह चारों की लाशों को मलबे से निकाल लिया है। यहां बद्रीनाथ कौमी शाहरा भी शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद कर दी गई है। चमोली पुलिस ने बताया कि मलबा हटाने का काम जारी है। शुमाल मशरक़ी रियासत त्रिपुरा में गुज़िश्ता 5 दिनों में शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 17 लाख लोग मुतासिर हुए हैं और 22 अफराद हलाक हो गए हैं। त्रिपुरा में गुज़िश्ता 5 दिनों में 1900 से ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात सामने आए हैं। 65,000 लोग 450 रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। वहीं असम राइफल्स की राइफल ख्वातीन रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत कर रही हैं। रियासत भर से अब तक 750 से ज़्यादा अफराद को निकाला जा चुका है।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 10 अजला के 80 से ज्यादा गांव सैलाब से मुतासिर हैं। बलिया में गंगा और बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राजस्थान के 26 अजला में आज शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को त्रिपुरा के वजीर आला मानिक साहा को फोन करके रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया और उन्हें मरकज से हर मुमकिन मदद का यकीन भी दिलाया। शाह ने कहा कि एनडीआरएफ की 4 टीमें बचाव कामों में मदद के लिए पहुंची हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुजरात में भारी बारिश से बहुत ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आईएमडी ने 24 अगस्त के लिए 10 रियासतों के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें एमपी, यूपी, उत्तराखंड, केरला, त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। तो वहीं आज पहला नेशनल स्पेस डे है। आज से ठीक 1 साल पहले यानी कि 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बना था। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई दिन मनाने का ऐलान किया था और आपको बता दें कि कौमी खलाई दिन 2024 का थीम है चांद को छूते वक्त जिंदगियों को छूना, इंडियाज स्पेस सागा। ये दिल्ली के भारत मंडपम में मनाया गया। सबसे अहम बात यह है कि 2025 में 3 अराकीन पर मुश्तमिल एक टीम 3 दिन के मिशन के लिए गगनयान में 400 किलोमीटर ऊपर जमीन के मदार में भेजी जाएगी। इस मिशन का पहला बगैर पायलट लॉन्च इस साल दिसंबर में श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगा। इसरो के चेयरमैन ने कहा कि चंद्रयान 4 और 5 के डिजाइन भी मुकम्मल हो चुके हैं। खलाई एजेंसी हुकूमत की मंजूरी के इंतजार कर रही है। ये मिशन हिंदुस्तान का है। चांद की खोज की सलाहियतों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें चांद की मिट्टी को जमीन पर भी लाया जाएगा। आज का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए खास रहा और इसे धूमधाम से मनाया गया। तमाम स्कूल और कॉलेजों में भी इसको लेकर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। स्कूल के बच्चे भी आज स्कूल यूनिफॉर्म की बजाय अपने अपने स्कूलों में खलाबाजों के लिबास में पहुंचे और प्रोग्राम में शिरकत की। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती इम्तिहान आज से शुरू हो गए हैं। आज इस इम्तिहान का पहला दिन था। बता दें कि ये इम्तिहान 31 अगस्त तक 2 शिफ्टों में होंगे। हालांकि ये पेपर इसी साल फरवरी में हुए थे, लेकिन कई मकामात पर पेपर लीक होने के बाद इस इम्तिहान को मंसूख कर दिया गया था। बताते चलें कि इस बार इम्तिहान में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी ना हो, इसको यकीनी बनाने के लिए सख्त इंतजामात किए गए हैं। कानपुर में उम्मीदवारों के जूते और चप्पल भी उतरवाए गए, लड़कियों के जूड़े भी खुलवाए गए। यहाँ तक कि लखनऊ के सेंटर में राखी और कलावा पहनकर आने वाले कैंडिडेट्स के राखी और कलावे भी उतरवा दिए गए। किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी से बचने के लिए पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में सीसीटीवी कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी की जा रही है। तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। हर इम्तिहानी मरकज़ में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है और तमाम ज़िले कंट्रोल रूम ज़िले सतह पर मरकज़ी ज़िले कंट्रोल रूम से मुंसलिक कर दिए गए हैं। रियासती कंट्रोल रूम से तमाम अजला के कंट्रोल रूम्स की निगरानी की जा रही है। इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तमाम उम्मीदवारों की शिनाख्त के लिए मसनूई ज़हानत यानी कि AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्दीक के लिए उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक हाजिरी और आधार कार्ड भी लिया गया। इस बार इम्तिहान में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सिविल पुलिस के साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF को भी तैनात किया गया है। कुछ व्हाट्सएप चैनल्स पर पेपर के बदले 15 से 20 हज़ार रुपये मांगे जा रहे थे। लखनऊ पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जिसमें गोरखपुर में एक खातून कांस्टेबल भी शामिल है। लेडी कांस्टेबल के मोबाइल से 5 एडमिट कार्ड और पेपर मिले हैं। इंक्वायरी की जा रही है। इम्तिहान के हवाले से पूरी हुकूमती मशीनरी मुतहरिक है यानी कि अलर्ट है। यूपी पुलिस और STF कड़ी नज़र रखे हुए है। यूपी पुलिस भर्ती के इम्तिहान में 5 दिनों में 48 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार शिरकत करने वाले हैं। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।